हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टीचिंग नोट्स फॉर सीटेट एग्ज़ाम। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल में होंगे। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटेट परीक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो निदानात्मक परीक्षणों से संबंधित होंगे। इसमें हर प्रकार के प्रश्न समाहित किया गया है। अगर आप इन प्रश्नों को पढ़कर जाते हैं तो मेरा अनुमान है आपको परीक्षा में इन प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। चलिए ज़्यादा बातचीत न करते हुए अपने मुख्य टॉपिक की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 1, भाषा सीखने में निदान परीक्षण का उद्देश्य है। द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज टू। योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना और तैयार करना। प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर फॉर सबमेटिव असेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों की समझ के अंतराल जानना। नो द गैप इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर सी, पीटीएम में अभिभावकों को फीडबैक देना। गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स इन द पीटीएम्स। छात्रों को रिपोर्ट भरना। फिल द रिपोर्ट्स टू ऑफ स्टूडेंट्स। बताएं इसका आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे बताएं। थोड़ा आराम से सोच समझ कर इसका आंसर बताना क्या होना चाहिए। वैसे इसकी व्याख्या भी मैंने विस्तार से रखी है जो आपके एक प्रश्न से अनेक प्रश्न भी आप सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है ना? व्याख्या बहुत ही ज़रूरी है। वैसे कोई भी आपको व्याख्या प्रदान नहीं करेगा, मैं आपको व्याख्या विस्तार से व्याख्या प्रदान करूंगा। चलिए इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रहे हैं? छात्रों की रिपोर्ट भरना। अगर छात्र शिक्षक का कार्य छात्रों की रिपोर्ट भरना होगा तो फिर तो काम हो गया। छात्रों की रिपोर्ट भरते रहें, कुछ करना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी तो होना चाहिए। पीटीएम में अभिभावकों को फीडबैक देना। अच्छा, एग्ज़ाम होने के बाद जब पीटीएम होती है, पेरेंट्स अपने बच्चों की कॉपी नोटबुक चेक करने आते हैं, उन्होंने कैसा किया है कैसा क्या नहीं किया, आपसे फीडबैक लेने आते तो आप उनको निदानात्मक परीक्षण के दौरान यही फीडबैक देंगे। पीटीएम में फीडबैक तो देना नहीं होगा, तो ये भी गलत होगा। शिक्षार्थियों की समझ के अंतराल को जानना। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की समझ के अंतराल को नहीं जानना है। शिक्षार्थी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उनके योगदान के बारे में जानना होता है। तो इसका आंसर बी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या बच रहा है? ऑप्शन नंबर ए, योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना और तैयार करना। प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर फॉर सबमिटिव असेसमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना और तैयार करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या थोड़ी विस्तार से है, थोड़ा आराम से देखिएगा। भाषा सीखने में निदान परीक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाना होता है। इसका उपयोग छात्रों की समझ के स्तर को निर्धारित करने, उनकी प्रगति का मूल्यांकन करने और योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना और तैयार करने के आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। निदान परीक्षण के अन्य छात्रों के लिए अन्य उपयोग, अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना। देखिए प्रश्न इन्हीं टॉपिकों से आपके लिए प्रश्न बनते हुए दिखेंगे। अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना। निदान परीक्षणों का उपयोग छात्रों के अधिगम में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह शिक्षकों को यह समझने में मदद करता है कि छात्र कहाँ पीछे रह रहे हैं और उनकी पढ़ाई में क्या समस्या है। छात्रों की समस्याओं को समझ शिक्षक की और छात्रों को समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। ठीक है ना? कौशल का स्तर क्या मूल्यांकन। निदान परीक्षण छात्रों के भाषा कौशल का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं, जैसे कि उनकी पढ़ने लिखने सुनने बोलने की क्षमता, सभी क्षमताओं का आकलन कर लेंगे निदानात्मक परीक्षण द्वारा एक शिक्षक। तो छात्रों को समझ कक्षा में पढ़ाने में आसानी होगी। छात्रों की कमजोरियों को ज्ञान करने में परेशानी नहीं होगी। शिक्षकों को सहायता प्रदान करना। निदान परीक्षण के परिणामों का उपयोग छात्रों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक छात्र को पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो उसे विशेष रूप से पढ़ने के अभ्यास प्रदान किया जा सकते हैं। देखिए मैं टॉपिक एकदम ब्रीफली पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे क्लास में लेक्चर दिया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण। निदान परीक्षणों के बाद उपचारात्मक शिक्षणों की योजना बनाई जाती है ताकि छात्रों की कमजोरियों को दूर किया जा सके। छात्रों की कमजोरियों को ज्ञात करना, उन कमियों को पता लगाना, कैसे ही छात्र के अंदर कमजोरियों को दूर करने के सारे झुकाव दिए जा रहे हैं और उनकी भाषा कौशल को बेहतर बनाया जा सके। शिक्षण विधियों को सुधार करना। निदान परीक्षण शिक्षकों को अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करने में मदद करते हैं। यदि वे देखते हैं कि छात्रों को किसी विशेष क्षेत्र में कठिनाई हो रही है तो वे अपनी शिक्षण विधियों को बदल सकते हैं ताकि छात्रों को बेहतर तरीके से सिखाया जा सके। ये सारी क्रियाएं किसके लिए हो रही हैं? निदान परीक्षण छात्रों की कमजोरियाँ जानना, उन्हें दूर करना, किस लिए? उन छात्रों के लिए बेहतर ज्ञान प्रदान करने के लिए। ठीक है ना? तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भाषा अधिगम में निदान परीक्षण का उद्देश्य क्या है? योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना। अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना। निदान परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? देखिए निदान परीक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? वैसे आपके हिसाब से आपने बीएड बीटीसी से जो कुछ किया उसके अकॉर्डिंग योगात्मक आकलन के लिए योजना बनाना एवं प्रश्न बनाना नहीं। निदान परीक्षण का ये तो आकलन का निर्माण करना और प्रश्न बनाना तो नहीं होगा निदान परीक्षण का।
तो ऑप्शन नंबर 1 काट देते हैं। अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए। अच्छा, निदान परीक्षण कब होता है, अभी वो भी बताऊँगा मैं। अगर पीटीएम में पेरेंट्स आते हैं, यही प्रश्न ऊपर पूछा गया, ये दोबारा से उसी थोड़ा घुमा के अलग अलग। तो अभिभावकों शिक्षक में बैठक में सूचित करना कि छात्र आपका कमज़ोर, अगर छात्र कमज़ोर तो आप क्या कर रहे हैं स्कूल में, शिक्षक की जिम्मेदारी है ना छात्र को अच्छे से पढ़ाना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो निदान परीक्षण का उद्देश्य बच्चों की कक्षा में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उनके बच्चे के क्या नहीं समझ आ रहा है उन समझ के अंतरों को जानना, और कक्षा में दो बच्चों के बीच में जो गैप आ रहा है दोनों की कमजोरियों और अच्छाइयों को दोनों नोट करना और उन कमजोरियों को दूर करना। उसके लिए हमें क्या करना, एक उपचारात्मक कदम उठाना होगा। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना, सी इसका राइट आंसर होगा। भाषा अधिगम में निदान परीक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों की भाषागत कठिनाइयों या गलतियों का पहचानना होता है। भाषा संबंधी समझ में कमी या कठिनाइयों का पता लगाना और उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना है। विद्यार्थियों की और उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थी बच्चों के ज्ञान में मौजूद अंतरों को जानने और उन्हें भरने के लिए शिक्षण विधियों में सुधार करने में मदद करता है। कौन सा शिक्षण करता है, उपचारात्मक शिक्षण। अगर शिक्षण विधियों के माध्यम से नहीं समझ पा रहा है, उन्हें सुधार करके छात्रों को अच्छे से समझाया जा कमियों को दूर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। और प्रश्न नंबर 3, मल्टीपल इंटेलिजेंसी के सिद्धांत के जनक कौन है। हु इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। ऑप्शन नंबर ए वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर बी ब्रूनर, ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन नंबर डी हार्वर्ड गार्डनर। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 3 का। मल्टीपल इंटेलिजेंसी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इससे घुमा फिरा कर काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये कॉमन प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी हार्वर्ड गार्डनर, इसमें शॉर्ट में दे रहे हैं गार्डनर। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। बहुविध बुद्धिमत्ता MI का सिद्धांत यह मानता है कि मानव बुद्धिमत्ता एक समान क्षमता नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न विशिष्ट तौर तरीके शामिल हैं, जैसे भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीत संबंधी और स्थानिक बुद्धि। यानी मनुष्य के अंदर बहुत सी बुद्धियाँ शामिल होती हैं। मनुष्य अलग अलग प्रकार से कार्य कर सकता है, उसी की कार्य करने के क्षमता के आधार पर मनुष्य में अलग अलग बुद्धियाँ होती हैं। जैसे अगर भाषा के तौर पर देखें, किसी को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, किसी को सारी भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, सारी भाषाएं आती हैं। और कोई गणित में बहुत अच्छा, बच्चे क्लास में कंपेयर कर लें, बच्चे गणित में बहुत होशियार होते हैं। कोई संगीत में अच्छा होता है, तो ये भी शामिल हो। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार स्थानिक बुद्धि कम से कम 3 तरीकों से प्रकट होती है। स्थानिक क्षेत्र में किसी वस्तु को सटीक रूप से देखने की क्षमता, 2 अपने विचारों को 2 या 3 आयामी रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता, और तीसरा है किसी वस्तु को घुमाकर या विभिन्न दृष्टिकोणों से देखकर अंतरिक्ष में घूमने की। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि बुद्धि एक ही प्रकार की नहीं होती। यानी मैंने किसी पर गणित में तेज होती है, किसी की ऊपर भी दिया जा रहा है गणित में, किसी की संगीत में तेज होती, कोई अलग अलग भाषाएं बोल सकता है। सभी पे हर एक मानव की बुद्धि अलग अलग नहीं होती, हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से सोचता है, कोई अच्छाई सोचता है, कोई बुराई सोचता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार से होती है। इस सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में अलग अलग तरह की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, जिनमें कुछ परंपरागत IQ टेस्ट में मापे जाते हैं, जबकि अन्य नहीं। बुद्धि के प्रकार भी इसमें सारे समाहित हैं, आप इनको धीमे धीमे पढ़ते रहना। चलिए मैं अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, काफ़ी विस्तार से है। सीखने का व्यावहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गार्डनर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कोलर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हल और टोलमैन के द्वारा। बताएं इसका आंसर क्या होगा। सीखने का व्यावहारिक सिद्धांत किसने दिया है, बहुत ही सिंपल है, किसने दिया है, सीखने का व्यावहारिक सिद्धांत दिया है ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक ने। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के व्यावहारिक सिद्धांत 1898 में अपने शोध प्रबंधन के दौरान दिया था। उन्होंने पशुओं के व्यवहार का अध्ययन कर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगर आपसे प्रश्न पूछे पशु निम्नलिखित कैसे पशु मनोवैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, थॉर्नडाइक को। पशु मनोवैज्ञानिक के रूप में भी इन्हें जाना है थॉर्नडाइक को, एडवर्ड थॉर्नडाइक को, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। व्यक्ति का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर अब्राहम मास्लो, ऑप्शन नंबर सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन नंबर डी सी कार्ल रोजर्स, ऑप्शन नंबर डी जीन पियाजे। अगर संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक पूछा जाए तो आप तुरंत बता दो कोलबर्ग है। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, इसका आंसर
बताएं बताएं क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल ही है, सिगमंड फ्राइड। थोड़ी इनकी व्याख्या देखते हैं। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। फ्राइड ने इस सिद्धांत को विकसित किया जिसमें उन्होंने अचेतन मन, रक्षा तंत्र और मानव व्यवहार पर इनके प्रभाव की व्याख्या की है। यानी आपसे पूछा जाता है अचेतन मन का सिद्धांत किसने दिया है, मानव रक्षा तंत्र और मानव व्यवहार पर किसने सिद्धांत दिया, तो भी आपका क्या आंसर होगा? सिगमंड फ्राइड। थोड़ी इनकी व्याख्या देख लेते हैं। सिगमंड फ्राइड 1856 1939 तक 1939 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फ्राइड को मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का संस्थापक माना जाता है, जो मानव व्यवहार को समझाने के लिए अचेतन मन को देखते हैं। अचेतन मन का सिद्धांत किसने दिया? अभी ऊपर भी मैंने बताया, किसने? सिगमंड फ्राइड ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड ने किया था। सिगमंड फ्राइड के मानव मन को 3 भागों में विभाजित किया: इदम, इड, सेकंड अहम, अहंकार, ईगो, और पराहम, सुपर ईगो। ठीक है। मनोविश्लेषण के सिद्धांत में फ्राइड द्वारा प्रस्तावित 3 मुख्य घटकों का वर्णन करते हैं। तीनों ही आएंगे, पूछ सकते हैं। इदम का मतलब क्या होता है? इदम अचेतन मन का हिस्सा है। अहम ईगो एक मध्यस्थ है जो वास्तविकता और इदम के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। और पराहम सुपर ईगो नैतिक और सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। इदम ये इसमें हर पॉइंट का अलग अलग प्रश्न बनेगा, आप ये ध्यान रखना। ये मैं थ्योरी इसलिए आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी बना करके। इदम, इड, यह सबसे आदिम आवेगों और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो जन्म से ही मौजूद होता है। अगर पूछे निम्नलिखित में से सिगमंड फ्राइड का कौन सा तत्व जन्म से ही प्राप्त होता है? सभी को इदम मौजूद होते हैं और तत्काल संतुष्टि की मांग करते हैं। जैसे बच्चा रोता है ना, उसी हिसाब से इदम, तो तुरंत हर एक चीज़ ऑन स्पॉट चाहिए। अहम या अहंकार, ईगो, यह तर्क और वास्तविकता के आधार पर इड की इच्छाओं और संवेगों को नियंत्रित करता है। पराहम सुपर ईगो, यह नैतिक और सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यक्तित्व व्यवहार को नियंत्रित करता है। पराहम की आयु क्या होगी? 11 वर्ष से ऊपर की आयु को पराहम की आयु कहा जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में ले वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? दोनों का संबंध अनुक्रमिक है। ऑप्शन नंबर बी, दोनों संबंध निश्चल है। ऑप्शन नंबर सी, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। ऑप्शन नंबर डी, विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है। तो बताएं इसका आंसर क्या होना? वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में सही वर्णन क्या करता है विकास और अधिगम के विषय में? वाइगोत्स्की क्या होना चाहिए? दोनों का संबंध अनुक्रमिक तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए को काट देंगे। दोनों का संबंध निश्चल नहीं होगा, एक स्थायी साहित्य में रहता है, संबंध निश्चल नहीं होता है। सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, बिना सीखे विकास संभव होता नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। विकास उन परिवर्तनों की एक प्रगतिशील और व्यवस्थित श्रृंखला को संदर्भित करता है जो व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं। वह बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ती हैं। मानव के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं शैशवावस्था से वृद्ध काल तक बराबर चलती रहती हैं शरीर में। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं व्यवहारों को बदल देता है ताकि बदले परिवेश में खुद को समायोजित किया जा सके। सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, जो प्रश्न में पूछा गया अग्रिम होता है, जिसका अर्थ है सीखना विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और विकास के लिए भी आवश्यक है। सीखना विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा और विकास के लिए भी आवश्यक। क्या? सीखना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम नए ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं। विकास जीवन में विभिन्न चरणों में होने वाले परिवर्तन और विकास की एक व्यवस्थित श्रृंखला है। यानी विकास जीवन के निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कभी किसी के साथ अलग अलग विकास की क्रियाएं, लेकिन शारीरिक विकास सभी के लिए एक समान होता है। व्यक्ति के व्यवहार को आधार पर उसका व्यवहारिक परिवर्तन, विकास जो होता है सभी का एक समान होता है। बस अंतर क्या आता है? उनके माहौल, वातावरण में अंतर आता है। तो प्रक्रिया है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। उन्होंने भी यह माना है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखना और विकास होता है। क्या कहता है? सभी से मिलजुल कर ही किसी भी मानव, किसी वस्तु, किसी प्राणी का विकास होना संभव है। बिना किसी के मिले जुले विकास का हो पाना असंभव है। सीखना और विकास दोनों ही जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। सीखना हमें नए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में अनुमति देता है, जबकि विकास हमें जीवन में विभिन्न चरणों से विकसित होने और बढ़ने में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर क्या। लॉरेंस कोलवर्ग के द्वारा सुझाई पास्ट परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए? पढ़ते हैं ऑप्शंस।
ऑप्शन नंबर ए मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना। ऑप्शन नंबर सी ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हों। ऑप्शन नंबर डी एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में प्रतीत होने की चाह। तो बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर अच्छे से पढ़ के बताएं, सोच समझ के। नैतिक 5 परंपरागत नैतिकता किस स्तर पर होती है, 5 नैतिकता की। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। पूर्व परंपरागत यह स्तर बच्चे के नैतिक तर्क के लिए देखिए मैंने प्रश्न थोड़े व्याख्या बड़ी कर रहा हूँ क्योंकि हर एक स्टेप अलग अलग प्रश्न की ज़रूरत न पड़े आपको किसी भी तरीके से। हर एक स्टेप एक ही प्रश्न में समाहित हो, प्रश्नों के लिए अलग अलग भाग न पड़े। ठीक है। पूर्व परंपरागत स्तर यह स्तर बच्चों में नैतिक तर्क के लिए बुनियादी तर्क पर केंद्रित है। इसमें 2 चरण होते हैं। चरण 1 सजा और आज्ञा पालन अभिविन्यास। इस चरण में लोग नैतिक निर्णय लेते हैं ताकि सजा से बचा जा सके या आज्ञा पालन किया जा सके। चरण 2 साधन उद्देश्य अभिविन्यास। इस चरण में लोग नैतिक निर्णय लेते हैं ताकि अपनी इच्छाओं को पूरा किया जा सके या स्वहित को प्राप्त किया जा सके। अब पारंपरिक स्तर यह स्तर सामाजिक अपेक्षाओं, नियमों और कानून के महत्व पर केंद्रित है। इसमें 2 चरण होते हैं। चरण 3 अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इस चरण में लोग नैतिक निर्णय लेते हैं ताकि दूसरों द्वारा स्वीकार किया जा सके और प्रशंसा की जा सके। चरण 4 कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। इस चरण में लोग नैतिक निर्णय लेते हैं ताकि कानून और सामाजिक व्यवस्थाओं का सम्मान किया जा सके। जो हमारे समाज में जो कानून नियम बनाए गए हैं उनका सम्मान कर सकें, किसी को दिखा सकें हम अपने नियमानुसार अपने कार्य क्रियाकलाप कर रहे हैं, यानी कि सारे नियम एक तौर पर बनाए गए हैं, उसके बाद हमें सिखाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या, उत्तर परंपरागत स्तर। यह स्तर नैतिक तर्क के उच्च स्तर पर केंद्रित है जो कि न्याय, समानता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित है। इसमें 2 चरण होते हैं। हर एक चीज़ के अलग अलग चरण दिए जा रहे हैं और ऊपर का ही चरण है। चरण 5 सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इस चरण में लोग नैतिक निर्णय लेते हैं ताकि सामाजिक अनुबंधों को और समझौते का सम्मान किया जा सके। चरण 6 में क्या दे रहे हैं, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इस चरण में लोग नैतिक निर्णय लेते हैं ताकि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जैसे कि न्याय और समानता का सम्मान। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत भी कुछ किस में कौन समाहित है, न्याय और समानता का सम्मान सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में अंतर्गत आता है। ठीक है ना। नैतिक तर्क में 6 चरण भी होते हैं, अलग अलग चरण दिए जाते हैं। ठीक है ना, इसमें अलग अलग चरण में दे रहे हैं। चलिए चरण बाद में पढ़ते हैं, थोड़ी चलिए तो बोल ही दे रहा हूँ। नैतिक तर्क के 6 चरण हैं। चरण 1 सजा और आज्ञा पालन अभिविन्यास। नैतिक निर्णय सजा से बचने या आज्ञा पालन करने के लिए होता है। और चरण 2 साधन उद्देश्य अभिविन्यास। नैतिक निर्णय अपनी इच्छाओं को पूरा करने या स्वहित को प्राप्त करने के लिए, यानी अपनी जो मानसिक इच्छाएं जो मन में सोच रहे हैं उनको सही करने के लिए चरण 2 का प्रयोग किया है। चरण 3 अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। नैतिक निर्णय दूसरे द्वारा स्वीकार किए जाने या प्रशंसा की जाने के लिए होता है। चरण 4 कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। नैतिक निर्णय कानून और सामाजिक व्यवस्था का सम्मान करने के लिए होता है। चरण 6 देखिएगा, ये इसमें मैंने व्याख्या विस्तार से कर रहा हूँ, ये मत सोचना मैं आप को ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से पढ़ें, आपका एक ही प्रश्न नहीं छूटेगा, कोई सा भी चरण पूछ दिया जाए एग्जाम में। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। नैतिक निर्णय सामाजिक अनुबंधों और समझौते का सम्मान करने के लिए है। चरण 6 सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। नैतिक निर्णय सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का सम्मान करने के लिए है। अध्ययन के तरीके, जो कक्षा में या छात्रों किस प्रकार से अध्ययन करने के तरीके भी आपको समाहित करके मैं बता रहा हूँ। नैतिक तर्क के विकास के चरणों के बारे में जानने के लिए कोलवर के नैतिक दुविधाओं के बारे में साक्षात्कार और चर्चा का जो उपयोग किया। उन्होंने पाया कि लोगों का नैतिक तर्क समय के साथ और अनुभव के साथ विकसित होता है। जिस प्रकार का माहौल में जो कार्य सीखते हैं करते हैं वो हमारे मस्तिष्क में और हमारे क्रियाकलापों में विकसित हो जाता है, जिससे हमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जिन पियाजे के संज्ञान विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रांतक अवस्था चरण के समनुरूप है, बताएं। मूर्त संक्रांतक अवस्था, ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसका आंसर क्या होना, जन्म से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी 11 वर्ष से ऊपर।
तो सिंपली है कुछ आंसर, प्रश्न का आंसर होना चाहिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 7 से 11 वर्ष। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लें। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल संक्रांतक अवस्था 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होती है। 7 से 11 हम उसमें दिया है, 12 वर्ष की आयु की होती है। इस चरण में बच्चे अमूर्त विचारों पर तर्क करने की सक्षम होते हैं और भौतिक दुनिया में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? आत्मसात्कार समावेशन का, प्रतीकात्मक समावेशन का, पदार्थ स्थायित्व का, या अस्थगित अनुकरण का। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन नंबर है, आत्मसात्करण समावेशन। जो बच्चा समझ नहीं पा रहा है लेकिन देख के समझ तो गया है जी, उसी प्रकार का। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। आत्मसात कर, जिसे आत्मसात भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति या समूह किसी नई जानकारी या अनुभव को अपने पहले में मौजूद ज्ञान या समझ में शामिल करता है। यह पहले से मौजूद योजनाओं, विचारों या धारणाओं को समायोजित करके नई जानकारी को समझता है। यानी पहले तो हमने देखा लेकिन इतना बड़ा कुत्ता घोड़े में अंतर नहीं कर रहा है, एक ही रंग का, दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तो इसे क्या बोलेंगे, आत्मसात्करण। यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बालक या बालिका की प्रतिक्रिया आत्मसात्करण का एक उदाहरण है। वस्तु स्थायित्व यह विश्वास है कि मद या वस्तुएं तब भी मौजूद हैं जब वे दिखाई नहीं दे रही होती। प्रतीकात्मकता का अर्थ यह दिखावा करना है कि वह सत्य और वास्तविकता से वास्तविक है, भले ही वह ना हो। ठीक है ना, वस्तुओं को समझने की आवश्यकता होती, रंग रूप तो समझ रहा है, उसकी आकृति नहीं समझ रहा है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, लेकिन आत्मसात्करण तो हाँ ये कुछ है जो मैंने पहले देखा, सेम उसी तरीके का है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर है आत्मसात्करण होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? समस्या में समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे की बिंदु पर अटक जाए तो उसे उस समय संकेत और इशारा देना। ऑप्शन नंबर डी, प्रक्रिया में अध्ययन या पूर्ण हस्तक्षेप करना। तो बताएं अधिगम प्रक्रिया में कौन सा पाठ का प्रभावशाली तकनीक होगी? समस्या के समाधान हेतु पद, बच्चे के साथ साथ जो बच्चे गलती कर रहा है, जो कुछ कार्य कर रहा है, उसके स्टेप बाय स्टेप उसे निर्देश देते हैं। तो भाई तो कॉपी कराना हो गया, सहायता देनी तो हो नहीं रही है, प्रदान करना तो नहीं हो रहा। गलत जवाब पर बच्चों को दंडित, ये ध्यान रखना, छोटे क्लास में बच्चों को पढ़ाना, दंडित तो करना ही नहीं है। मैं दंडित जहाँ आ जाए समझ लो रॉन्ग आंसर होगा, वो हमें उस आंसर को टिक करना ही नहीं है। अगर गलत पूछा तो उस पर टिक कर देंगे, ठीक है। तो समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चा किसी बिंदु पर अटक जाए तो उसे उस समय संकेत और इशारा देकर, यानी बच्चा, इसी को बोलते हैं पाठ। किसी बच्चे को टेबल आ रहा है, उसने 2 9 जा 80 कर लिया है, तो उसे थोड़ी हिंट दे करके उसको 10 जा तक भी पहुंचा सकते हैं। थोड़ी बच्चे क्रियाकलापों में हल्की फुल्की सहायता करके उन्हें अंतिम पड़ाव तक पहुंचाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चा किसी बिंदु पर अटक जाए, अभी मैंने ये बोला टेबल नहीं आ रहा, 9 जा तक पहुँच गया, उसे नहीं आ रहा, तो हल्की हिंट दे करके उसे समस्या को संकेत या इशारा दे करके सॉल्व करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए थोड़ी इसकी व्याख्या देखते हैं। वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक समस्या को हल करने के दौरान बच्चे को संकेत या इशारा देना है। यह किसी बिंदु पर अटक जाए, जब बच्चा किसी बिंदु पर अटक जाए तो उसे हल्की फुल्की सहायता इशारा देकर समझाना चाहिए। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है और बच्चे दूसरे के साथ बातचीत से सीखते हैं। पाठ जो बच्चे को उनके वर्तमान स्तर पर अधिक जानकारी व्यक्त के साथ काम करके एक नए कौशल या ज्ञान को सीखने में मदद करता है, इसी सिद्धांत के अनुरूप है। पाठ प्रदान करना का अर्थ है कि बच्चे को उस समय अतिरिक्त सहायता देना जब वह उसे आवश्यकता हो, ताकि वह समस्या को हल करता है। अगर बच्चे को कहीं भी क्लास में समस्या हो रही तो उसे दंडित नहीं करना है, उस समस्या के लिए आपको उसकी हेल्प करके, यानी पाठ बनकर उसका सॉल्यूशन निकालवाना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भाषा एवं विचार पर लेव-वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ऑप्शन नंबर बी, भाषा संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है। ऑप्शन नंबर सी, भाषा और संज्ञानात्मक विकास में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। बताएं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होना चाहिए, वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र नहीं, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र नहीं होते ही।
भाषा से मिलकर होता है संज्ञान का विकास। तो ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं रहा। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना भाषा के संज्ञानात्मक क्रिया हो नहीं सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित नहीं, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित नहीं करता है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो थोड़ी सी थ्योरी भी देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रित प्रक्रिया है जो एक दूसरे को आकार देती है। भाषा को संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक उपकरण माना जाता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रित प्रक्रिया है जो एक दूसरे को आकार देती है। भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भाषा का उपयोग विचार को व्यक्त करने, समझने और हेरफेर करने के लिए किया जाता है। अतः हम उपयुक्त व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि, थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है, कहा गया मिसप्रिंट हो गई है, कह सकते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। भाषा के माध्यम से हम अपने सोच को व्यक्त कर सकते हैं, विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं और दुनिया को समझते हैं। भाषा स्मृति, ध्यान और समस्या समाधान जैसे संज्ञानात्मक कार्यों को भी बढ़ावा देती है। कौन? भाषा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है, किसकी व्याख्या करता है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत? आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरण के योगदान को, समाजीकरण के जीव परिस्थितिक मॉडल को, या ऑप्शन नंबर डी अभिप्रेरणा और आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास के स्वीकृति उपकरणों के योगदान को बढ़ावा देती है। ठीक है, चलिए इसकी भी व्याख्या देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत मुख्यतः सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को समझता है। यह सिद्धांत यह बताता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रियाएं शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत सिखाता है कि सीखने और विकास सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित होते हैं और बच्चों को दूसरे के साथ बातचीत और सहायता के माध्यम से सीखने में मदद मिलती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर अगले प्रश्न पे आते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। सभी चरणों को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। इसमें किसी प्रकार से किसी भी चरण को प्रश्न बना के पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर बताएं। नियमों का पालन करना। प्रथम पूर्व चरण लॉरेंस, मूर्त संक्रियात्मक चरण, प्रथागत चरण, उत्तर प्रथागत चरण। देखिए प्रथागत और दोनों में कंफ्यूज मत होना। एक प्रथा पूर्व चरण लॉरेंस है और मूर्त संक्रियात्मक चरण है, प्रथागत चरण है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रथागत। इसका आंसर क्या होना चाहिए बताएं आप मुझे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथा पूर्व चरण लॉरेंस। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग का ही सिद्धांत है ये। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। प्रथा पूर्व चरण लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का पहला चरण है। यह चरण बच्चों के नैतिक विकास का शुरुआती चरण होता है, जहां वे नैतिकता को बाहरी दंड और पुरस्कारों के आधार पर देखते हैं। प्रश्न को थोड़ी समय लगेगा, वीडियो में व्याख्या के साथ दे रहा हूं, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, हर एक प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा। अमूर्त संक्रियात्मक चरण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंतिम चरण है। यह चरण लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होता है और इस चरण में व्यक्ति अमूर्त विचारों, तार्किक सोच और हाइपोथेटिकल तर्क पर विचार करने की क्षमता विकसित करते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक चरण की मुख्य विशेषताएं अमूर्त सोच, तार्किक सोच होती है। अमूर्त सोच के अंतर्गत व्यक्ति भौतिक वस्तुओं, घटनाओं के अलावा अमूर्त विचारों, अवधारणाओं और सिद्धांतों पर विचार करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि गणित, विज्ञान, दर्शन और तर्क। वे हर किसी चीज़ को देख करके उसकी दूरी, लंबाई, माप, चौड़ाई सभी चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या बोलते हैं? अमूर्त सोच। तार्किक सोच, व्यक्ति समस्याओं को हल करने और निष्कर्ष निकालने के लिए तार्किक तर्क का उपयोग करते हैं। वे तर्क के माध्यम से समस्याओं को हल करने और निष्कर्ष निकालने में सक्षम होते हैं। हाइपोथेटिकल तर्क काल्पनिक परिस्थितियों और संभावित परिणामों पर विचार करने के सक्षम होते हैं। वे परिकल्पनाएं बनाते हैं, परीक्षण करते हैं और परिणामों को विश्लेषण करते हैं। ये व्याख्या इस वजह से मैं कर रहा हूँ, कोई भी पॉइंट आपसे पूछ दिया जाए, हाइपोथेटिकल, व्यक्तिगत भौतिक वस्तुएं, अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रथागत और ही व्याख्या दे रहे हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप और व्याख्या। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। इसमें व्याख्या ज़्यादा बड़ी हो गई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं।
एक बच्चे को 3 पर्वत, एक 3D त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रही है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र से देखे गए मॉडल को बनाने में के लिए कहा जाता है, परंतु वह सही तरीके से नहीं कर पाता है। जिन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है? बताएं इसका आंसर क्या होगा? आत्मकेंद्रीयता, ऑप्शन नंबर जीववाद सोच, ऑप्शन नंबर सी वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन नंबर डी परिकल्पनात्मक चिंतन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दूसरे व्यक्ति की दृष्टि क्षेत्र देकर मॉडल को बनाने में के लिए कहा जाता है, वह सही तरीके से नहीं कर पाता। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर आत्मकेंद्रीयता। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आत्मकेंद्रियता का अर्थ किसी के अपने स्वयं के हितों, आवश्यकताओं और रुचियों के अत्यधिक केंद्रित रहना है। यह व्यक्ति को अपने आसपास के दुनिया और दूसरों के अलग थलग कर देता है। आत्मकेंद्रिता में दूसरों के साथ संवाद करने और सामाजिक रूप से जुड़ने में कठिनाई भी हो सकती है। आत्मकेंद्रिता देखिएगा, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ जिससे आपको कोई मिस्टेक नहीं हो। लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, लिखित चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे कहीं भी कोई कमी ना हो। आत्मकेंद्रिता व्यक्ति की अपनी रुचियों, आवश्यकताओं और हितों के प्रति विशेष चिंता होती है। वह अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता है और दूसरों की भावनाओं या ज़रूरतों को कम महत्व देता है। स्वार्थी बनाम आत्मकेंद्रिता, स्वार्थ दोनों चीज़ों में अलग अलग चीज़ दी जा रही है। आत्मकेंद्रिता का मतलब क्या होता है? वह अपने आप को महत्वपूर्ण मानता है लेकिन दूसरों की भावनाओं की ज़रूरत कम महत्व देता है। तो सामने वाले से बिल्कुल ही मतलब ना ही जेलसी ना कुछ, हमें अपने आप से मतलब, आपसे कुछ कहना नहीं चाह रहे, आपको इंपोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ बता रहा है आत्मकेंद्रिता व्यक्ति कैसे होते हैं। स्वार्थी बनाम आत्मकेंद्रिता और स्वार्थी में अंतर है। स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की कीमत पर अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, यानी दूसरों से कंपेयर करके करते हैं, जबकि आत्मकेंद्रिता व्यक्ति केवल अपनी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, दूसरों को महत्व नहीं देता है, अपने आप में देखता है, उसे बोलेंगे आत्मकेंद्रिता। स्वालीनता, मस्तिष्क के विकास में के दौरान होने वाली विकार जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है, क्या कहलाए? स्वालीनता। हिंदी में से आत्मविभो या स्वपरायण भी कहते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना। सब बच्चे के 3 साल होने के पहले ही शुरू हो जाता है। ये क्रिया बच्चे के साथ स्वालीनता की स्थिति कब होती है? 3 साल से पूर्वावस्था में। इन लक्षणों का समुच्चय सेट आत्मविभो को हल्के आत्मविभो स्पेक्ट्रम विकार ASD से अलग करता है, जैसे स्पार्जर सिंड्रोम। देखिए व्याख्या थोड़ी बड़ी है, थोड़ा आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, प्रश्न छूटेगा नहीं, कोई प्रश्न है। यह आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। जिन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों की सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से किस प्रकार की होती है? वयस्कों से भिन्न नहीं होती। ये गुणात्मक रूप से भिन्न है, ये मात्रात्मक रूप से भिन्न है, ये काफ़ी मिलती जुलती है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? जिन पियाजे ने प्रतिपादित बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न होती है, बताएं जरा, बताएं आप सोच समझ कर बताएं। इसका आंसर क्या होना? सिंपली है इसका आंसर क्या होगा? गुणात्मक रूप से भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या बता रहे हैं। इसकी व्याख्या में थोड़ा बहुत कुछ, ऑप्शन नंबर बी, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे और वयस्क दोनों अलग अलग तरह से सोचते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे के सोचने का तरीका वयस्कों के सोचने के तरीके से मौलिक रूप से अलग होता है। यह अंतर ज्ञान की मात्रा या परिणाम में नहीं है, बल्कि सोचने की प्रक्रिया की गुणवत्ता में होता है। आपको एक एक पॉइंट में समझा रहा हूँ, ज्ञान क्या है, परिणाम क्या है, वो लिखित में बोल के नहीं बोल रहा हूँ, बोल तो मैं रहा हूँ, आपको लिखित भी दे रहा हूँ। होता है साधारणतः मनोविज्ञान के अनुसार बच्चे वयस्कों से अलग तरीके से तर्क करते हैं और दुनिया को अलग तरह से देखते हैं। जिन पियाजे ने प्रतिपादित किया है कि बच्चे के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। अब मैं आपके लिए ऐसे ही व्याख्यात्मक प्रश्न लेकर के आऊँगा। आपको अच्छे लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो देखते रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर अवश्य करते रहें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।